नमस्कार। कृषि सुधार से जुड़े 3 अध्यादेशों से किसानों के लिए क्या खतरे उत्पन्न होने वाले हैं, इसको हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसी कड़ी में आज आपको बता रहा हूं कि ये तीनों बिल पूरे तरीके से बड़े व्यापारियों और कंपनियों या कहें कॉरपोरेट्स के हितों को साधने वाले हैं, तो गलत नहीं होगा। और सवाल यह उठता है कि इन कानूनों के दूरगामी परिणाम क्या होंगे? क्या कृषि क्षेत्र के परिदृश्य पर उभरने वाली तस्वीर पूरी तरीके से बदलने वाली है? यदि हम बात करें उद्योगों और व्यापार, इन 2 क्षेत्रों की, तो पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों का इन पर पहले से अधिकार रहा है और कृषि क्षेत्र अभी तक इन कॉरपोरेट सेक्टर के शिकंजे से दूर था, तो इसकी इनको बड़ी तिलमिलाहट थी। लेकिन सरकार की मेहरबानी से नेचुरल रिसोर्सेज, उद्योग, व्यापार पर तो कॉरपोरेट घरानों का पहले से ही कब्जा था। अब सरकार ने खेती पर कब्जा करने के लिए भी इनकी ऊपर मेहरबानी कर दी है। अब खेती पर कब्जा करना चाहते हैं ये कॉरपोरेट घराने, ताकि अपने उद्योगों के लिए वो कच्चा माल और दुनिया में व्यापार के लिए जो ज़रूरी उत्पादन अपनी सुविधाओं के अनुसार कर सकें। मतलब यह हुआ कि कॉरपोरेट खेती भी दुनिया के बाज़ारों को ध्यान में रखकर करना चाहते हैं। यह कारण है कि कॉरपोरेट खेती की ज़मीन से लेकर खुद उत्पादन, कृषि उत्पादों की खरीद, स्टॉक, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट पर नियंत्रण करना चाहते हैं। केंद्र सरकार के पिछले कार्यकाल में नीति आयोग ने कृषि क्षेत्र के सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिसमें जिन नीतियों की वकालत की गई उनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को सीमित करना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध वाली खेती, ठेकेदारी खेती भी जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ साथ जीएम बीजों को बढ़ावा देना और इसी क्षेत्र में निजी कंपनियों के सामने मौजूद बाधाओं को खत्म करने जैसे उपाय शामिल थे। कुल मिलाकर पूरा जोर कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ाने पर है। इन नए कानूनों से एक तरह से भारत में कृषि के निजीकरण का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मंडी से किसानों को दूर करने के लिए शुरू में व्यापारी किसानों की फसल खरीदते समय उन्हें ज़्यादा मूल्य देने की चाल चलेंगे, क्योंकि बाहर उन्हें मंडी टैक्स नहीं देना पड़ता है। पर मंडी टैक्स जब समाप्त हो जाएगा तो व्यापारी एकजुट होकर किसानों की फसलों की वैसी ही लूट मचाएंगे जैसे इन मंडियों के वजूद में आने से पहले हुआ करता था। यह हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में मंडियों का नेटवर्क बहुत शानदार है, इसलिए इन दोनों राज्यों के अधिकांश किसानों के गेहूं, धान व अन्य फसलों की खरीद मंडियों में एमएसपी पर हो जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता है। इसी वजह से पंजाब और हरियाणा के किसान इन नए कानूनों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब जब कानूनी रूप से मंडी के बाहर भी अनाज बिकेगा तो सरकार के इस एक देश एक बाज़ार के दावे की पोल खुल जाएगी। एक तो एक देश दो बाज़ार कहलाएंगे, क्योंकि एक मंडी में और दूसरा मंडी के बाहर। मंडी में जो खरीदेगा उस पर व्यापारी को टैक्स देना होगा, लेकिन मंडी के बाहर होने वाली खरीद पर उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसी स्थिति में मंडी सिस्टम का समाप्त होना तय है। एपीएमसी मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का सिस्टम, जो हमने किसी भी देश से उधार नहीं लिया है, वह खत्म हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि नए कानूनों के बाद किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। अच्छा दाम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य को पूरे देश में कानूनी रूप से क्यों नहीं लागू कर दिया जाता? देश के कुछ भागों में जहां भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रचलन में है, वहां देखने में आता है कि जब करार के आधार पर कोई बोई गई फसल कीमत बाजार में उसकी कम हो जाती है, तो कंपनी फसल की गुणवत्ता पर सवाल उठाने शुरू कर देती है और उसे खरीदने से बचती है, क्योंकि अभी भी कृषि फसलों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसके आधार पर किसी फसल की गुणवत्ता को मापा जा सके। भारत में 67% किसानों की जोत का आकार 1% है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये कि लगभग 67% है जहां किसानों की जोत का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है, और लगभग 18% के लगभग ऐसे किसान हैं जिनकी जोत का आकार 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन है। मतलब ये हुआ कि भारत में लगभग 86% किसान जो हैं वो सीमांत या छोटे किसान हैं। इसी को हम दूसरे रूप में समझें तो भारत की 45% ग्रामीण आबादी भूमिहीन है, जिसमें से कुछ के पास नाम मात्र की ज़मीन है। भूमिहीनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानों को
फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति इन छोटे जोत के किसानों के साथ अनुबंध क्यों करना चाहेगा। आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक की सीमा हटने से जमाखोरी के रास्ते खुल जाएंगे और किसानों को इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन नुकसान उपभोक्ताओं को ज़रूर होगा और वो इसको बढ़ी हुई कीमत के रूप में भुगतेंगे। आजकल सब्जियों की जो कीमत बढ़ रही है उसमें जमाखोरी की भी भूमिका है और उसका फ़ायदा किसान की बजाय स्टॉक करने वाले व्यापारी उठा रहे हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि कृषि सुधार कानून बड़े कॉरपोरेट्स और बड़ी कृषि व्यापार कंपनियों सहित बड़े थोक व्यापारी के पक्ष में बने हुए हैं। किसान के भले की बजाय कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के ये कानून है। किसान को कमज़ोर करके कॉरपोरेट्स को मजबूत कराने का यह एक प्रयास किया गया है।